We will be covering Constitutional Law 1, the nature of Indian Constitution. So, yeah. It is a one. So first of all, I'll be going to tell you what is Indian Constitution is, and then we will going on to further parts like the nature of Indian Constitution. I have divided into two sub part: the federal nature and the unitary. Okay. So first of all, I will brief you about the Indian Constitution. So first of all, it is one of the world largest written constitution. Indian Constitution is, and it has almost 395 articles, 12 schedules, and 22 parts. And if we talk about the recent amendments, by the recent amendments and many more things, now the current we have 495 articles, and we have 12 schedules and 22 parts. Like likewise, like there are several, like you can see in like various textbooks, but if it is being provided, like you have to answer that, and if there's an in MCQ, you have to write this 395 articles, 12 schedules, and 12 parts. Likewise, so but that is not the most permanent characteristics of the constitution. It is the very longest, and it has these, but the uniqueness of this constitution of our Indian constitution is that it is a blend of unitary federal features, जो है ना काफ़ी फेडरल बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वी कैन जस्ट टेल इट इज एज स्ट्रॉन्ग in terms of the unique quality, क्योंकि you can see the various more constitution, like you can see of Iran, Israel, like Ireland, American, British. You can say various constitution. Sorry, British doesn't have any constitution, so you can see various, but the uniqueness which lies in the Indian constitution is that we can proudly say it is a quasi. It has three tremendous features, that is quasi federal, we have federal nature, and the unitary features. Okay, I'll just give you the what is federal means. So federal means that we have divided into three parts, three subcategories. Like it's just the thing that जो सारी powers है वो एक चीज़, like जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनके जो पावर उनका सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, बट ऑन द अदर हैंड अपने पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लाइक वी हैव थ्री ब्रांचेस, जो है ना लॉ मेकिंग अलग करता है, लॉ को रेगुलेट कोई और करता है, ऐसे के जैसे वी हैव लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एंड द थर्ड इज एग्जीक्यूटिव. ओके, सो लाइक और ऐसा अपना स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लाइकवाइज. ठीक है, सब चीज़ अपन बाइफिकेटेड है, एक ही पे कोई यूनियन नहीं है अपना. तो हो गई अपनी इसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और फेडरल हो गया, काशी हो गया. अब अपन ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली ये अपने सोर्सेस कहाँ से आए कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके, आई विल टेल यू व्हाट, कहाँ से आए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस. सो सबसे फर्स्ट चीज़ तो अपन ये देख लेते हैं कि जो अपना जैसे कि जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एकदम जल्दी जल्दी देखते हैं. सबसे फर्स्ट अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. एज यू नो, अपना जो इंडिपेंडेंस अपन को मिली है 1947 में हुई है, और उसके पहले अपने 1857 के पहले अपन को कौन करता था, अपन को इंग्लिश कंपनी करती थी, है ना. उसके बाद क्या हुआ, जो टेक ओवर 1857 के बाद जो रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद से किसने टेक ओवर कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली अपने पास क्वीन रूल हो गया था. तो जो क्वीन रूल में क्या हुआ, बहुत से उन लोगों ने बहुत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स लाए, जिसकी वजह से जो सबसे रिसेंट वाला जो था ना, जो लास्ट जब अपना जो वर्ल्ड वॉर 2 था, उस तक क्या हुआ, हम लोग ने तरीके से समझौता कर लिया था दैट वी शुड बी लाइक, अगर आप हम लोग को लाइक अगर आप हमें आर्मी ले रहे हैं तो क्या करिए कि आप हमें फ्रीडम दे दीजिए. लाइक आप लोगों को पूर्ण स्वराज के लिए अपन ने मांग करी थी 26 जनवरी में, ऑलमोस्ट 19 आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट ईयर ऑफ दैट, बट कुछ 26 जनवरी में अपन ने करी थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की अपने मांग करी थी 1935 समथिंग 1927, ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्ट नहीं पता. उसमें जवाहरलाल नेहरू ने करी थी. तो लास्ट जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो उन लोगों ने रिसेंटली निकाला ही था, उसके बाद से अपन को इंडिपेंडेंस मिल गई, तो उससे अपने बहुत सी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें ली है, क्योंकि इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से बना के दिया था कि अपने पास कितने सारी चीज़ें हैं, जैसे फेडरल स्कीम, एमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विसेज कमीशन, जिसमें बहुत अच्छा पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपना IAS जो चलता है वो बहुत पहले से चल रहा है, सिविल सर्विसेज का, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से. तो ये बात होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी अपन ने लिया है 1925 से.
नाउ मूविंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस। अपने यूनाइटेड स्टेट से क्या क्या चीज़ें ली है? वी हैव टेकन प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, independence of the judiciary, separation of powers among the three branches of the government, judicial review, president as supreme commander of armed force, equal protection under the law. नाउ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपने ये सारी चीज़ें ली है। इसमें से मेन चीज़ है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जो अपन को आर्टिकल 13 में भी दिखेगा, ठीक है। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइड ऑफ सिंगल सिटीजनशिप और रिट्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर्स एंड रूल और रूल ऑफ लॉ का भी अपन ने आइडिया लिया है। नाउ रिच कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द आइलैंड, डीपीएसपी लिए अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, member method of election of president, Australian constitution, freedom of trade and commerce within the country and between the states, powers of natural legislature, power need to make laws for implementing treaties, even on matters outside normal federal jurisdiction, concurrent laws. Now we have French constitution. French constitution से अपने लिया republic and the ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से अपने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से अपने फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, अ कॉन्स्टिट्यूशन इमीडिएटेड प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से अपन लिया emergency powers to be enjoyed by the union, suspension of fundamental rights during an emergency, constitution of Japan से अपन लिया procedure established by law, constitution of duties से अपन लिया fundamental duties नहीं है एक्चुअली, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेट अ सेकेंड, वेट लेट मी रेक्टिफाई इट फॉर दैट। एक्चुअली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया है, वेट अ सेकेंड, मैं इधर पे यहाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया है इधर पे, वहाँ से अपन ने लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल। नाउ हेडिंग ओवर टू फेडरल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ना सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल नेचर है। सो सबसे फर्स्ट अपन लिखेंगे नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फेडरल। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फेडरल फीचर, सो सबसे पहले अपन को जो फेडरल फीचर्स को समझने से पहले उसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपन को पहले नीचे जानना, तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समझा कि मतलब क्या है, क्या चीज़ें आती है इसके अंदर। वैसे ही अगर अपन फेडरल नेचर जानना चाहते हैं तो आपको फेडरलिज्म का मतलब पता होना चाहिए। तो फेडरलिज्म का मतलब है कि जो कुड बी डिफाइंड एज अ वे ऑफ गवर्नेंस इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली बट द सेम टाइम कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। लाइक अभी क्या हो रहा है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है ना। उसमें क्या हुआ है, बट उनका मेन मोटिव क्या है? लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द इलेक्शंस, इफ़ यू टॉक अबाउट द एम्यूनिटीज़ वी आर हैविंग, इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, इफ़ यू टॉक अबाउट बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक हेल्थ एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी, सबका मेन मतलब कोऑर्डिनेट वो एक दूसरे से कर रहे हैं कि कैसी चीज़ें होनी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ ज़्यादा बजट नहीं है, सो दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेम चीज़ के लिए इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, बट एक साथ ही वो कोऑर्डिनेट कर रही है। दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब कि अपने बहुत सी चीज़ें बाइफिकेशन है, बट सबका सेम एजेंडा है, ठीक है। So government work independently but at the same time coordinate with each other. In spite of working independently, they strive to achieve one common goal, that is the preserving the sovereignty of the nation and the welfare of the people. उनका सेम मेन मोटिव क्या है? जो सुप्रीम पावर है इंडिया की, उसको उसको क्या करना है? प्रिजर्व करके रखना, उसे वेल स्टैब्लिश करके रखना है, और साइड बाय साइड पीपल्स की जो अम्यूनिटीज़ है, जो चीज़ें लोगों को चाहिए, वो सारी चीज़ों का भी उनको ध्यान रखना है। उनका सेम मोटिव यही है, सेंट्रल का भी, स्टेट का भी, यूनियन मतलब कंकरेंट का भी। लाइक आप कहीं पे तो सबका मेन मोटिव यही गवर्नमेंट का। But although the Indian constitution possessed certain federal features, it is not completely a federal one. So in Satpal versus State of Punjab and others, the Supreme Court held that the Indian constitution is a blend of both federal as well as unitary features. अब देखो यहाँ पे मैंने केस लॉ भी करके रखा है, तो इसे ये भी आप लिख लीजिएगा। जैसे सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये इसलिए एक अच्छा जजमेंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दोनों का बेटन है, फेडरल का भी एज वेल एज यूनिटरी फीचर्स का। वेर एज केशव नंबर भातई में ये बोला गया, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये हल किया that some judges put emphasis on the fact that federalism lies in the basic structure of a constitution.
देखो, सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी है, यूनिटरी फीचर्स भी है उसके अंदर। बट केशव नंदी में बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फेडरलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर पे रिलाई होता है। सो इससे ये फेडरल एस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने के उससे। ठीक है, ये बोला गया। बहुत कॉन्ट्ररी है। यू कैन जस्ट जस्ट गिव लाइक आपको केस लॉज काफ़ी सारे मिल जाएंगे, तो उसमें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, डेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो मैं बोलूँगी आप अच्छी तरीके से वो पढ़ के ही जाओ, क्योंकि जो भी चीज़ें उसमें आई हैं, और अगर आप क्वेश्चंस पेपर में कहीं जितना हो सके उसको फ्रेम करके आइए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रैप कर सकते हो मार्क्स। तो नहीं पता आप यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट फीचर्स। फेडरलिज्म के बारे में पढ़ लिया अपन ने, अब हम पढ़ेंगे फेडरल फीचर्स के बारे में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे फर्स्ट फीचर है फेडरल का कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक डिटेल्ड है, रिटन डॉक्यूमेंट है दैट वाज क्राफ्टेड विद utmost एक्सपर्टाइज। The Constituent Assembly took 2 years, 11 months, and 7 days to draft. During this tedious process, the Assembly had 11 sessions over a span of 165 days. The drafting of the Constitution involved endless deliberation on the part of the founding fathers of the Constitution, and discussed before important features of the Constitution of the world that deemed fit to suit the nation for review. It is believed that in order to hold one supremacy of the Constitution, the Constitution must be a written one. So सबसे फर्स्ट बेसिक फीचर अपना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटर्न नहीं है, जिससे बहुत सी चीज़ें क्या हो सकती है, मिसप्लेस हो सकती है। उनके लिए एडवांटेज होगा, अपने लिए नहीं है। अपना बहुत सी चीज़ें हैं, तो अपना जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना डिटेल और रिटर्न है कि इसे पूरे ही कितने लगे, 2 years 11 months और 7 days लगे ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाने में, और उनको डेज कितने लगे, 165 days वो जो असेंबली का जो प्रोसेस था उसके बाद सेशंस लेने में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उनने एंडलेस डेलिब्रेशन करा, और जो अपने फाउंडिंग फादर्स बी आर अम्बेडकर, कृपलानी जी, मिस्टर कृपलानी, ये लोग ने। ठीक है, और बहुत से फीचर्स अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और जो अपने सोर्सेज बताए थे मैंने वो सारे इसमें डीम करे उन्हें, जिससे और उसके बाद रिव्यू किया गया, और इसके बाद जाके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा सुप्रीमेसी है, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हुआ। ओके, दिस वॉज इट फॉर द रिटन। एंड द सेकेंड इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड नोबडी इज अबव एंड बियॉन्ड इट, केसेस वेयर एनी organ of the government tries to override its power, the constitution acts as a guiding force. By acknowledging the supremacy of the constitution, we ensure that no law must be made in contravention of the constitution, as rightly stated in article 30. In the case of Minra Mills versus Union of India, the apex court judgment reaffirmed the supremacy of the fundamental framework of a constitution. Okay, supremacy of the constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लाइक जो विल ऑफ द पीपल उससे नहीं, पर सुप्रीमेसी द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है अपने इंडिया का, और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। और इन केसेस में एनी ऑर्गन द, अगर कोई भी जैसे कोई ऑर्गन है जैसे कि पार्लियामेंट या जुडिशरी कोई भी आना चाहती है, वो उसकी पावर को ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही एक गाइडिंग फोर्स की तरह काम करता है। सो इसको एक्नॉलेज करने के बाद ये अपन बता सकते हैं, वी इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी लॉ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रवेशन में होगा वो आर्टिकल 13 में जाके आप देख सकते हो, इन लाइक बाय एक्नॉलेजिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी इंश्योर दैट नो लॉ मस्ट बी मेड, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रवेट करे, जैसे अपना आर्टिकल 13 में बोला है। मैं इधर पे यहाँ पे PIP कर देती हूँ आर्टिकल 13 का स्क्रीनशॉट की, और बता भी देती हूँ क्या है एक्चुअली। यू कैन सी दिस इज द इंडियन कानून। Okay, here we can recognize like Article 13, the Constitution of India, 1949. 13, Article 13, what it says: law is law inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Clause 1. All laws in force of the territory of India immediately before the commencement of the Constitution, in so far as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void.
Clause 2. The state shall not make any law which takes away or abridges the law rights deferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void in clause 3. In this article, unless the context otherwise requires, law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, usages, or having in the territory of the India the force of the law. Laws enforced includes laws passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. Clause 4. Nothing in this article shall apply to any amendment to the constitution made under Article 368, right of equality. That was Article 13. इन क्लॉज 2 यू कैन एक्जैक्टली सी कि क्या बोला गया है कि कोई भी लॉ अपन नहीं बना सकते एंड कॉन्ट्रावेंशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इन केस ऑफ मिनरा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या बोला गया, इसमें ये जजमेंट आई थी कोर्ट की, अपेक्स कोर्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की, कि जो रिफॉर्म द सुप्रीमेसी ऑफ द फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमवर्क जो था अपना, उसको सुप्रीमेसी उन्हें रीअफर्म करा कि हाँ जो सुप्रीमेंसी है, जो फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है उसका सुप्रीमेंसी करी थी उन्हें. ओके, हम नाउ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना रिजिड है. वाई वी आर सेइंग इट इज़ रिजिड? लेट अस फाइंड आउट दैट. ओके, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन possesses a peculiar federal feature, that is rigidity of the constitution. Rigidity enables the amendment process to be tedious and exhausting. In order to make sure that the constitution is not amended at the drop of a hat, the constitution has specific ways of amendment. For instance, there are 11 matters in the constitution required to be passed by majority of the total membership of the particular house by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting, and to be ratified by not less than one half the state. Okay, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेकुलर फेडरल फीचर है रिजिडिटी. रिजिडिटी इनेबल करती है अमेंडमेंट प्रोसेस को टीडियस एग्जॉस्टिंग बनाने से. अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, वह जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेंजेस है ना उसको या फिर उसे और रेक्टिफाई करना. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अमेंडेड एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफिक वेज ऑफ अमेंडमेंट. देखो हर अमेंडमेंट की भी बहुत से अपने वेज हैं, लाइक देयर की जो इन ऑर्डर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम ड्रॉप ऑफ द हेड नहीं बने, इसके वजह से रिजिडिटी इनेबल करती है अमेंडमेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए कि इतने जल्दी अमेंडमेंट नहीं बन पाए कॉन्स्टिट्यूशन का. सो एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि देयर आर 11 मैटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिक्वायर टू बी पास बाय मेजॉरिटी. मेजॉरिटी हर मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, वी आर टॉकिंग अबाउट जो पर्टिकुलर हाउसेज में, बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस पास एंड वोटिंग एंड टू बी रेटिफाइड बट नॉट लेस देन वन हाफ द स्टेट. ओके, यहाँ पे बोले देखो क्या होता है पूरा, यहाँ से देखो, यहाँ से पूरी ये होती है प्रोसेस. सबसे फर्स्ट आता है लोकसभा में. पहले तो पीपल जो लोगों की जैसे चीज़ें हैं, पहले होता है लोकसभा में जाते हैं. अगर वहाँ पे लोकसभा में मेजॉरिटी में नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ने मेजॉरिटी में हाँ कर दिया और वह प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं, ठीक है, नॉट लेस देन वन हाफ, इनने अगर प्रेजेंट करके तो राज्यसभा में जाएगा. राज्यसभा के बाद बिल पास होगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट अगर साइन करता है देन ओनली वो जो लॉ है वो बन पाएगी. दिस इज़ द प्रोसेस, ठीक है. उसमें भी बहुत सी चीज़ें और भी होती है, वो बहुत बड़ा अलग ही टॉपिक है वो तो, ठीक है, वो कभी और दिन अपन करेंगे. नाउ हियर कम्स अनदर, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ द पावर. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो फेडरल है उसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर्स फेडरल नेचर का होता है, दैट इज़ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. जो 7 स्केड्यूल्स है, 7th स्केड्यूल है जो अपना होता है उस पर डिवीजन ऑफ पावर्स का, जो अपना फेडरल नेचर पे ही है, जो अपना 7th स्केड्यूल है ना, हाँ, जो है ना, जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को डिवीजन करवाता है कि उसकी यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट होती है. फिर द फेडरल नेचर, यूनियन गवर्नमेंट का जो काम है उसका काम क्या है, टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट मेंशन द यूनियन लिस्ट. ऑन द अदर स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, टू हैव द एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. बोथ सेंटर और स्टेट अपने अपने लॉस के जो सब्जेक्ट है उस पर ना कंकरेंट लिस्ट, वो सेंटर इन द स्टेट कैन मेक लॉस ऑन द सब्जेक्ट मेंशन द कंकरेंट लिस्ट, बट इन अ सिचुएशन विद देयर इज अ टसल बिटवीन द टू ओवर अ सब्जेक्ट द सेंटर सुपरसीड्स द स्टेट.
देखो कभी भी कुछ, जैसे सेंटर है, स्टेट है, वो कंकरेंट लिस्ट का जो भी सब्जेक्ट है उस पर लॉज बना सकते हैं, बट अगर दोनों में कुछ टसल हो जाती है तो जो सेंटर का जो होता है ना उसे ज़्यादा अपन पावर देते हैं, इसे बोलते हैं रेसिड्री पावर्स। ओके, अब आ जाते हैं अपन लोग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी के पास एक हमने पढ़ लिया। This is one of the most essential characters of the Constitution, Indian Constitution. Time and again, the judiciary is proved to uphold the Constitution. It is protector of the Constitution and helps in restoring the balance between what is right and delivering justice. It's the figure of India finds any law to be ultra-virus. The Constitution, it holds direct power to declare it as unconstitutional.